नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम पश्चिम बंगाल की बात करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और इसको लेकर सियासत हर दिन गर्माती जा रही है। अभी एसआईआर का मामला ठंडा नहीं हुआ कि ईडी की अब एंट्री हो गई है। बंगाल की सियासत में एक बार फिर से खामोश ईडी ने चुनाव से ठीक पहले अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ अब एक बार फिर से दो हाथ करने के लिए सड़क पर उतर गई हैं और इस बार निशाना सिर्फ बंगाल सरकार और टीएमसी के नेता नहीं है, बल्कि टीएमसी के लिए पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम करने वाली आईपैक पर है, जो कभी प्रशांत किशोर चलाते थे। अब इस आईपैक ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए काम किया था। उससे पहले भी ये बीजेपी के साथ आईपैक जुड़ा था और अब जो ये मामला आया है जिसमें आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी ईडी की हुई है, वो मामला कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है, कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। 2020 में इस पूरे मामले को लेकर केस रजिस्टर किया गया था और 6 साल के बाद 2026 में अब ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई जो शुरू की है, उसमें दावा किया गया है कि कोयला घोटाले से निकला पैसा हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचा है। इसलिए आईपैक से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जानबूझकर चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है और सीधा लिंक ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जोड़ रही है और अमित शाह के ऊपर आज हमलावर भी हुई। इसका संबंध टीएमसी, आईपैक और उनकी पार्टी से है, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और इस बीच इस घटनाक्रम में एक और तस्वीर सामने आई। जब ईडी की रेड चल रही थी, तब आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ पहुंची और कई फाइल्स लेकर वहां से चली गई। अब इस फाइल्स में क्या है जिसको लेकर ममता बनर्जी रेड के दौरान वहां से चली हैं? यह मामला अब कहां तक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और आज हम मुद्दे की बात में इसी सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। दीदी की फाइल में क्या है? क्या बंगाल में बिसात बिछ गई है 2026 के विधानसभा चुनाव की? चर्चा इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं ममता बनर्जी का क्या कहना है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector 5. महिला का इतना अत्याचार होता है, इतना अपमान होता है, जस्टिस नहीं मिलता है, आप महिला को अपमान करते, कभी उनके लिए नहीं बैठते हैं। तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोग देख रहे हैं कि आप ममता बनर्जी और आपका पार्टी किसके लिए आप लोग बैठते हैं। अब आईपैक चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ।
हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा भूटान लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो आप जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी की फाइल में क्या है, क्या छिपा रही हैं ममता बनर्जी और क्यों फाइल लेकर वहां से चली गई, एक बड़ा सवाल है। जबकि रेड हो रहा है और उस बीच में वो वहां पर पहुंच रही हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जब ईडी की एंट्री एक बार फिर से हुई है तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या ये टाइमिंग जो है उसको लेकर कि चुनाव को देखते हुए कार्रवाई हो रही है, या वाकई इस पूरे मामले की जो अब तक तहकीकात हुई है उसमें अभी ही कुछ लिंक मिला जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन आईपैक पर अगर कार्रवाई हो रही है तो ममता बनर्जी उसको लेकर सड़क पर क्यों उतर रही हैं और इस तरह से उन्होंने वहां पर पहुंचकर फाइल लेकर वो जो चली आई हैं। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह किया था? सेंट्रल एजेंसीज जब भी जांच करती हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनके खिलाफ सड़क पर उतर आती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मामला अदालत में भी चला गया है, कल इस पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस फाइल में क्या था जो ममता बनर्जी उस फाइल को लेकर गई, और ये पूरा जो प्रकरण है इसके बारे में आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुब्रत मुखर्जी साहब हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, रोहित सक्सेना नेता बीजेपी के, डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं ये। और सतीश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और साथ ही डॉक्टर अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहित सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के नेता, सतीश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता, सुब्रत मुखर्जी प्रवक्ता टीएमसी के, डॉक्टर अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित जी आपसे ही कि क्या ममता बनर्जी का खौफ इतना है कि जब भी चुनाव आता है तो ईडी वहां पर पहुंच जाती है? यह आरोप बार बार लगाया जा रहा है, हर बार हर चुनाव के समय इस तरह की स्थितियां आती हैं और इस तरह के आरोपों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सीधे तौर पर गृह मंत्री से इस पूरे प्रकरण को जोड़ दिया है आज ममता जी ने। आनंद भाई, हर महादेव बंद। पहले तो पीसीआर से कहिए वॉइस रिमूवल आ रही है। हाँ। या तो किसी का वो खुला हुआ है साउंड टीवी का या किसी चीज का, बाकी लोगों से ये म्यूट कर लेंगे तो सबको सुनने में आसानी रहेगी। अन्यथा पीसीआर से कह के डुअल वॉइस को, क्योंकि बहुत ठीक है हाँ, आपकी बात वो सुन लिया, वो लोग कर रहे हैं जी सर जी। अब आते हैं आपके मुद्दे पर कि क्या चुनाव को लेकर के ये हो रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये छापा जैसा आपने भी कहा टीएमसी के दफ्तर में पड़ा है क्या? आईपैक के दफ्तर में पड़ा है? उसके कोई अधिकारी ने विरोध किया? आया कोई? अरे आएगा तो कोर्ट जाएगा। और मुझे एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव है, 2025 में कौन सा चुनाव था? 2022 में कौन सा चुनाव था? 20 करोड़ रुपए नगद, सोना चांदी, हम सब ने देखा है ना वो मंजर। और अभी 3 जनवरी को 41 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है ना। तो ये कहां से, मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर ईडी को प्रमाणिकता कुछ मिल रही है, 41 लाख रुपए कैश मिल रहे हैं, 20 करोड़ रुपए कैश जब्त हुए हैं, तो कहां ले जाइएगा? ये सारी चीजें सामने हैं, दिख रही हैं, उसको ना आप झुटला सकते हैं ना हम झुटला सकते हैं। अच्छा, और समस्या इनके साथ क्या है? आप आनंद भाई बड़ा कैटेगरिकली इसको बहुत मेरी बात को समझिएगा और देखिएगा इनकी तरफ से क्या आएगा। जब इनका कोई नेता किसी घोटाले में, किसी चीज में पकड़ा जाता है तो एक सुर में सारे कहने लग जाते हैं कि नहीं, ये राजनीतिक साजिश है, हमारे नेता को फंसाया जा रहा है, हमारे नेता के साथ अत्याचार हो रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखाई जा रही है। और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है कहते हैं ये तो आरोपी था। अच्छा, आरोपी था, उसने बीजेपी ज्वाइन करी, तो मुझे बताइए क्या उसके मामले बंद हो गए? इतने लोग बैठे हुए हैं,
मुझे बताएं कोई भी मामला बंद हुआ क्या? सारे मामले चल रहे हैं, जांच चल रही, चीजें चल रही, और जब सामने कैश पकड़ा जा रहा है, चीजें सामने मिल रही हैं, थर्ड पार्टी को पकड़ा जा रहा है, तो ममता दीदी को इतनी परेशानी क्यों है? और अगर इतनी परेशानी है तो परेशानी इसलिए कि 2020 का ये मामला केस रजिस्टर हो रहा है। 2020 में 2024 के चुनाव के ठीक पहले अभिषेक को उसमें शामिल किया जाता है और फिर उनसे पूछताछ होती है, और उसके बाद फिर 2026 के चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से उसके तार जोड़े जा रहे हैं, और तार ये आनंद भाई आईपैक से जोड़ा जा रहा है। होता क्या है, ये सारी चीजें नेटवर्किंग पे, इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती हैं। जब उनको ये रिसोर्सेज मिले कि इनके पास कैश है, उन्होंने छापा मारा तो कैश मिला ना, जब्त किया ना, खाली हाथ तो नहीं आए। तो जो उनका इंफॉर्मेटिव नहीं, ये संयोग है कि चुनाव के समय ही सब मिलता है। नहीं, अब वो मिल रहा है तो मिल रहा, अब चुनाव के समय मिले। चुनाव भाई, मुझे मैंने कहा ना, 2022-23 में कौन से चुनाव थे? 20 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए थे, सोना चांदी किलो में पकड़े गए थे। फिर क्या था? कोई चुनाव था 2022 में? तो ये केवल कह देना कि चुनाव को लेकर के है, आनंद भाई, मुझे लगता है ये लोग राजनीतिक तौर से कहीं ना कहीं ये सब मामले आते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। शारदा नारदा केस जो है वो वैसे ही उसी तरह से फंसा हुआ है। चुनाव के समय जमकर इस पर बवाल मचा, जांच हुई, लोगों से पूछताछ भी हुई, लेकिन फिर वहीं का वहीं है। शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ आ गए, शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ आ गए, मामला ठप रह गया। सुनिए ना, एसएससी भर्ती घोटाला सिद्ध हो चुका है, आप देख लीजिए। शारदा स्कैम सिद्ध हो चुका है, सभी नेता उसमें जो थे, जिनको आरोपी थे, जिन पर सिद्ध हुआ, वो सिद्ध हो चुका है। ईडी की वैधता को कोर्ट ने मान्यता दे दी इन मामलों में, और क्या चाहिए? प्रोसेस है, कानून है, अपना काम कर रहा। अगर एक भी मामला ऐसा हुआ हो जो कि खारिज हो गया हो, मुझे बताइए। तो समस्या यही है आप लोगों की कि आप पकड़े जाते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर लोगों को अल्ल बल्ल सल्ल बोलते हैं। तो ये राजनीतिक शैली मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है, सुब्रत मुखर्जी जी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इनके सवालों, इनकी बातों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि आज कार्रवाई जब हो रही है ईडी की, उसमें मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचती हैं और फाइल लेकर चली आती हैं। ये अपने आप में ये पहली बार देखा गया कि कोई ईडी की छापेमारी हो रही है और मुख्यमंत्री अपने पुलिस अधिकारियों के साथ जाती हैं और फिर वहां से फाइल लेकर निकल आती हैं। सुब्रत जी। सुब्रत मुखर्जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? शायद आपका ऑडियो नहीं जा रहा। सुब्रत मुखर्जी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उनसे भाई संपर्क टूट गया है, फिर हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल आप तब तक आप जवाब दीजिए सतीश जी। अगर कार्रवाई होती है, किसी के ऊपर कोई आरोप है और उस आरोप के तहत अगर कोई भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करती है, तो इस पर क्यों सवालिया निशान लगाए जाने लगते हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, तंग करने के लिए किया जा रहा है? कार्रवाई होने दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और महादेव। तो देखिए, ये जिस तरीके से रोहित जी ने बताया है कि आरोप लगाए जाते हैं, तो मेरा बस एक ही प्रश्न है कि आरोप चुनाव के ठीक पहले क्यों लगाए जाते हैं? आप देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो बघेल जी साहब के कई ठिकानों पर छापे पड़े, उनके कई मंत्रियों पर छापे पड़े। जब राजस्थान में चुनाव था तो 3 महीने पहले वहां पे छापे पड़ने लगे, अशोक गहलोत जी के यहाँ छापे पड़ने लगे। तो जब चुनाव बीत जाता है तो ये फिर छापे बंद हो जाते हैं। तो जब जब चुनाव आता है, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, और इन संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से चुनावों में दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी को तो हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की सरेआम गला होता जा रहा है, सरेआम लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही है, संविधान कहीं रह ही नहीं गया है। जब जब जहां जहां जिस प्रदेशों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं और जब वहां चुनाव आते हैं, तभी ये ईडी वगैरह क्यों सक्रिय हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इतना बड़ा कांड यहाँ हुआ, इसका क्या कहते हैं, कोडीन सिरप का इतना बड़ा मामला हुआ। एक सिपाही रैंक का आदमी, जो आप 41 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, उसका एक घर, जो लखनऊ का घर पकड़ा गया है, उसकी वैल्यूएशन नहीं निकल पा रही है।
मतलब आप सोचिए कि एक लखनऊ के मकान के वैल्यूअर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन उसकी निकल कार्रवाई रही तो हो रही है वहां ना। आपकी छापेमारी नहीं पड़ रही है, वहां ईडी की संस्थाएं नहीं जा रही हैं। तो जहां मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर इतना बड़ा घोटाला हो गया, वहां आपकी ईडी नहीं पहुंच पा रही है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं पहुंचती है, जहां गैर भाजपा की ठीक सरकार है, है ठीक है, ये वहाँ तर्क आपकी पहुंच जा रही है। ये तर्क आपका और जब एक जगह पर चुनाव सही आता हो है, सकता है, तभी लेकिन ईडी सवाल को सक्रिय सवाल हो ये है जाता ना कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई से तो कोई नाराजगी या उस कार्रवाई का विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कार्रवाई समांतर होना चाहिए ना। कार्रवाई, आनंद जी, मेरा कहना है कि समांतर होना चाहिए। हर जगह जहां भी मामले आ रहे हैं वहां आप कार्रवाई करिए। आप उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जितने घोटाले हो रहे थे भूपेश बघेल जी की सरकार में, अब क्या वो घोटाले बंद हो गए हैं? वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार चुनाव था तो कानपुर में छापे पड़ गए, छापे में पता चला कि वो बीजेपी का ही आदमी था, वो छापा गायब हो गया, बंद हो गया। तो जहां जहां चुनाव आते हैं तो ये क्या ये एक तरीके से ठीक है। दबाव बनाने के लिए ईडी वहां पहुंच जाती है? और अगर दबाव बनाने के लिए ईडी पहुंचती, ईडी अपने अपने उसका दुरुपयोग कर रही है, तो ममता बनर्जी जी ने बहुत सही काम किया। उन्होंने जो पहुंचकर फाइल खींची है वो बहुत सही काम किया है। इनके नेताओं को नहीं, इसी ये तरीके ठीक से है, आग ठीक है। निकालना अब अगर होगा। आपको ये लगता है कि बहुत सही काम किया तो कल अगर आप लोग सत्ता में होंगे और इसी तरह से आप किसी हम लोग सत्ता में, आनंद जी, हम लोग तब सत्ता तब में फिर रहे तब हैं, फिर आपको 7 भी ये वर्षों झेलना तक पड़ेगा। कांग्रेस खैर, रही है, जरा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता का दुरुपयोग इस सुब्रत तरीके मुखर्जी से जी से नहीं हुआ है। संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए सर, स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं जो आज छापेमारी हुई ईडी की, और इस छापेमारी में आप अपनी बात तो जरूर रखिएगा, लेकिन ये भी कि क्या ये सही था कि रेड एक सेंट्रल एजेंसी किसी के ठिकाने पर कर रही है और उस दौरान मुख्यमंत्री वहां की अपने पुलिस अधिकारियों के साथ जाएं और वहां से फाइल लेकर चली आए? बिल्कुल देखिए, अभी चुनाव का माहौल है और इस तरह का एक्शन लेने के पहले सरकार को बहुत कुछ सोच समझ के करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं इस तरह का एक प्रयास, उनका जो पूरा चुनाव का प्रक्रिया का जो प्लानिंग वगैरह है, तो सबसे पहले सवाल यह आता है जो आप ये कर रहे हैं, पहले राज्य सरकार को आपको बताने में क्या मुश्किल थी? आप बता देते। हर चीज की एक परसेप्शन होती है, क्योंकि देखिए आज तक ईडी और सीबीआई जितना कुछ काम किया है, सफलता तो बहुत कम है। अभी हाल ही में बंगाल में एक शिक्षा में दुर्नीति के लिए इतना सारा हुआ, सब छूट गए। पहले एक वो कैटर स्मगलिंग के लिए हुआ था, वो भी छूट गया। तो जब हर चीज का एक क्रेडिबिलिटी, एक प्रोसीजर बहुत जरूरी है। और जब देखिए सीबीआई के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप बोला था ये एक केज का पंछी है। तो इस तरह सरकार को बहुत सोच समझ के ठोस देना चाहिए था, और मेरे विचार में ये पूरा गलत है। तो ये छापेमारी आईपैक पर हो रही थी, टीएमसी को क्यों दिक्कत हो गई या सरकार को क्यों दिक्कत हो गई सर? देखिए, ये छापामारी हो रही थी ना, उधर जो ममता का जो उनका लोग कोऑर्डिनेशन है, इनका जो पूरा काम वो लोग करते हैं, सरकार को ये पता था। तो पता था तो आप राज्य पुलिस को बता के क्यों नहीं कर सकते थे? ये तो ऑनगोइंग मामला है ना, ये तो ऑनगोइंग मामला है। 2020 में केस रजिस्टर हुआ सर, और उसके बाद इसको लेकर अभिषेक बनर्जी से भी कोयला घोटाला का जो पूरा प्रकरण है उस पर पूछताछ हुई थी, और उसी में आगे कुछ और इनके क्लूज मिले हैं। ईडी ने ये कहा है कि हमारे पास साक्ष्य आए हैं और उसके आधार पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हर कार्रवाई को क्या बताना जरूरी है? तब तो फिर उसके जो बताना जरूरी है। हाँ। आपका पार्टी ज्वाइन कर लेता है महाराष्ट्र में तो सारा केस ड्रॉप हो जाता है। ये कैसे होता है? एक राजनीति परसेप्शन का खेल है। आपका जो आपके साथ जो लोग आपके साथ होंगे वो छुट जाएंगे, और जो विपक्ष में रहेंगे उनके ममता हो, अभिषेक हो, राहुल गांधी हो, उसके ऊपर आप मुकदमा छोड़कर लगाते जाएंगे और सफलता एक में नहीं होगा तो लोग में तो विभ्रम होगा। लोग तो सोचेंगे जो पूरा न्याय का जो प्रोसेस है उसका पूरा राजनीतिकरण हो गया। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉट ओनली यू शुड बी जस्ट, यू शुड अपीयर टू बी जस्ट। आपको दिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा जो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो,
और रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ के सामने सब एक जैसा है। हमारे देश में होता है क्या? हसरत में जो हुआ है, जो भी कोई पूरा देश में होता है, उसमें लोगों को न्याय मिलता है क्या? तो लोगों को यही लगेगा जो ये चुनाव का खेल है। तो पहले आपके एक आपका जो रिकॉर्ड है, आप ये तो स्टेटमेंट दीजिए जो आज ने आप तक ममता सरकार के अगेंस्ट में जितना कुछ किया है उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिला? आपने हमारा आम आदमी का कितना पैसा खर्च किया? तो हर चीज का एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो वो राज्य सरकार का भी होना चाहिए, केंद्रीय सरकार का भी होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि एक का होगा दूसरे का नहीं होगा। तो क्या ईडी की छापेमारी के दौरान, मेरा सीधा सवाल यह है कि ईडी की छापेमारी के दौरान जो जांच से जुड़े दस्तावेज हैं उसे छीनना या उसे वहां से लेकर जाना ये सही है? इसको आप डिफेंड करते हैं? देखिए, वो सोच रहे होंगे जो पूरा काम ही गलत है तो वो तो अपना एक्शन लेंगे। अब तो वो कल हाई कोर्ट में केस आएगा तब देखा जाएगा। तो उन्होंने जो सोचा था जो गलत है और अपना जो इंटरेस्ट है उनको बचाना है, चुनाव का टाइम है, तो इसलिए इसके बारे में जो वर्डिक्ट है वो कोर्ट देगा, मैं और आप नहीं दे सकते। पर अभी तक जो पूरा प्रोसेस हुआ है, खेल हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। क्योंकि ये तो नहीं कि ये चोरी चल रही होगी तो कल से ही शुरू हुआ, तो आप 4 महीना बाद में कर लेते या 4 महीना पहले कर लेते। टाइमिंग इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपत्ति आपको टाइमिंग से ही है? उसको आपको देख के करना पड़ेगा। राजनीति एक संवेदनशील चीज है। अलावत साहब के पास जाए, लेकिन उससे पहले रोहित जी जवाब दीजिए, सतीश जी का भी और सुब्रत जी का भी। वही सवाल वही है आनंद भाई कि इनको छापेमारी से दिक्कत है कि समय से दिक्कत है। दूसरी बात, सुब्रत भाई की बातों से मुझे एक चीज निकल के आई। मुझे लगता है सुब्रत भाई अभी भी पुरानी फिल्में देखते हैं, पुलिस जिसमें नहीं हूटर बजा के पहले जाती थी टू नू नू नू, और फिर जो चोरों को पता चल जाता था पुलिस आ गई तो सचेत हो जाते थे। अरे अब पुरानी फिल्में नहीं चलती सुब्रत भाई, अब मामला बहुत हाईटेक हो गया। और आपने एक जिक्र किया कि कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक पक्षीय पिंजड़े में बंद, किसकी सरकार में कहा था ये बताएंगे आप? कांग्रेस की सरकार में। तो कम से कम ऐसी कोई भी बातें रखने से पहले। दूसरी बात, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में वो बीजेपी के साथ कब आए? 2023 में। 2025 में भी उनके ऊपर मामला कहा गया, एफआईआर भी जांच के योग्य है। कौन से मामले विड्रॉ कर लिए गए जिसमें सबूत नहीं मिले? केवल उनमें, अन्यथा कोर्ट ने बाकायदा वर्डिक्ट दिया। नहीं, ये सारे सवाल इसलिए भी उठते हैं रोहित जी, के योग्य है। ये सारे सवाल इसलिए भी उठते हैं रोहित जी कि जैसे शुभेंदु अधिकारी का नाम भी आया, आपके यहाँ आ गए, मामला ठंडा पड़ गया। अजीत नहीं, कहीं ठंडा नहीं पड़ा ना। हाँ, महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, अजीत दादा की भी बात होती है, अजीत पवार की, तो उनके ऊपर भी आरोप थे। और अब वो डिप्टी सीएम है, मामला ठंडा पड़ गया है। फिर जब वो इधर उधर जाएंगे तो फिर वो मामला शुरू हो जाएगा। ये इसलिए ये टाइमिंग और सवाल इसलिए उठते हैं, संदेह इसीलिए उठता है। नहीं, देखिए, ये लोग टाइमिंग के लिए इसलिए बार बार दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छे से पता है एजेंसीज को कि ये सारे लोग पैसे का इस्तेमाल इसी समय करेंगे। और पाया, कैश पकड़ा गया, खाली हाथ नहीं आए ना, पकड़ के लाए। आप शुभेंदु अधिकारी की अगर बात कर रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी का मुझे बताइए कौन सा मामला विड्रॉ हुआ? सब पर जांच चल रही है, अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही एजेंसी। आप सरकार को इस तरह से, मतलब आपके पास थे, पकड़े गए तो आपने कहा राजनीतिक षड्यंत्र है, हमारे यहाँ आ गए तो कह रहे देखिए आरोपी को ले लिया। मतलब किस विधि बैठना चाहते हैं आप? पहली वाली बात सही मानी जाए आपकी या बाद वाली बात सही मानी जाए? और फिर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आपको चुनाव की चीजें दिख रही हैं तो 22-23 में बताइए ना मुझे। अभी हमारे सपा वाले भाई साहब कह रहे थे इनका भी दर्द इसलिए लाजमी है कि पैसा बहुत बड़ा पकड़ा गया था, छोटा मोटा पैसा नहीं पकड़ा गया था, तो दर्द इनका भी लाजमी है कि इनको दर्द होना बहुत आवश्यक है। और जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जेल काट के आया है, उसको कोई रियायत नहीं मिली, उसने बाकायदा उसकी पेनल्टी जमा करी है। तो कम से कम कोई भी चीज देने से पहले उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो जांच लिया करिए, तब टीवी पे कोई। और मेरे सामने तो वैसे भी ठीक है। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सॉरी सर, थोड़ा लेट आपके पास आया क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला, पहले इन लोगों से निपट लिया जाए फिर आपके पास आते हैं।
अब ये सवाल ये है कि एजेंसियां क्या निष्पक्ष हैं या सत्ता का हथियार ये एजेंसियां बन गई हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए, इस तरह के केसेस को देखते हुए? पैनल में मौजूद सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, मैं छोटा सा आदमी हूँ और मेरी बात हो सकता है आपको अच्छी लगे और हो सकता है बुरी भी लगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट मैं पहले कह देता हूँ। देखिए, इनोसेंट बिफोर प्रूवन गिल्टी, ये हमारे कानून का अधिकार है। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि जब तक आप गिल्टी नहीं होते, जब तक आपको साबित नहीं कर दिया जाए, जब तक आपको इनोसेंट समझा जाएगा। अभी जो जांच चल रही है, ममता बनर्जी के प्रकरण पे आते हैं, उन्होंने ईडी की एक जांच चल रही थी, उन्होंने छापेमारी, आप कहें कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है, पर एक जांच की वो प्रक्रिया है जो कि हमेशा से चलती आई। अब उस समय उसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने डीजीपी को लेके वहां पहुंच जाए तो जनता के प्रति एक ही मैसेज जाता है। सुब्रत भाई हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं, बड़े हैं, हमसे नाराज होना उनको जायज है, परंतु मैसेज जनता को यही जाता है कि कुछ छुपाना चाहता है। अब मैं बीजेपी के पास आना चाहता हूं। आपकी पार्टी आज की तारीख में वॉशिंग मशीन के तौर से जाने लगी है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स। अजीत पवार जी के विषय में आप लोगों के विचार पहले क्या थे और आपकी पार्टी में आने के बाद क्या विचार हैं कि भाई इनके खिलाफ जो है सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो हमारे मिश्रा जी ने कही वो बात जायज है कि आपकी पार्टी में आ जाए तो ठीक है, परंतु सवाल फिर भी जनता की तरफ से यही है इन सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रति कि भाई ये जो करप्शन है इसके खिलाफ आप कर क्या रहे हैं। एक प्रदेश की, और ऐसा प्रदेश जो बॉर्डर प्रदेश है, जो बांग्लादेश है, उसके साथ इस समय हमारे बहुत ही क्रिटिकल संबंध चल रहे हैं। वहां पे राइट चल रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हिंदुओं की, माइनॉरिटीज की हत्याएं हो रही और बड़े बड़े पदों से लेकर छोटे छोटे लोगों की हत्याएं हो रही। उसके विषय में, और गेटवे बन गया है हमारा पश्चिम बंगाल। जितने भी शरणार्थी आते हैं, रोहिंग्या हो या बांग्लादेश के, वो देश में कहीं भी जाए, मुर्शिदाबाद का उनका एड्रेस निकलता है और वो आके दिल्ली में भी यही कहते हैं। कल तुर्कमान गेट पे सरकार ने कार्रवाई करी तो वहां पे लोगों ने यही कहा कि हमें ये भी नहीं मालूम हम किस देश में रहते हैं। और उनका गेटवे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल तो बहुत सेंसिटिव है सर, इसको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। अभिनव भाई, मिश्रा जी और रोहित भाई, आप दोनों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब आते हैं राजनीति पे। ममता बनर्जी वो पहली व्यक्ति थी राष्ट्रीय लेवल की राजनेता जिन्होंने ये मुद्दा इलीगल इमिग्रेंट्स का देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उठाया था। सुब्रत भाई, मैं आपसे बस केवल इतना जानना चाहता हूं कि या तो ये मुद्दा खत्म हो गया है, और अगर है तो आपकी सरकार जो गेटवे पे बैठी है उसने क्या किया, और आपके जो नेता हैं अगर उनके खिलाफ कोई सबूत ईडी उठा रही है तो उसको रोकने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री को पहुंचने की क्या आवश्यकता रही? कुछ छुपाने की जरूरत है क्या? देखिए, जब गोधरा कांड के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उनसे पूछताछ हो रही थी, अमित शाह को तली पार कर दिया गया था, उन्होंने कोई फाइल नहीं छुपाई। कहीं भी जाके गुजरात की पुलिस फोर्स का अलीगल उपयोग नहीं किया उन्होंने। आप डीजीपी को लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये शंका पैदा करने वाला है। मुझ जैसा आम आदमी इस समय सवाल पूछ रहा है आप सबसे, आनंद जी आपके थ्रू मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्या जरूरी था उन फाइलों में जिन्हें छुपाना जरूरी था, जनता के सामने पेश करिए। और अगर वो इतना ज्यादा अहम था जिसको यूज करके बीजेपी आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, तो आप उसे जनता के सपोर्ट करिए ना, जनता के विवेक पे विश्वास करिए। हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आप बेहतर है देश के लिए। धन्यवाद जी। सतीश जी, माफ करेंगे, सुब्रत जी। देखिए, उनका जो ममता का जो कहना है, जो आईपेक है, इनका जो पूरा चुनाव का प्रक्रिया है, जो सारा प्लानिंग है, इनके पास है। आपको पहले सोचना चाहिए जो चुनाव का प्रक्रिया शुरू होने वाला है
और आप जो ये सब रोहिंग्या वगैरह को बात आया, वो तो और चीज है, वो तो केंद्रीय सरकार को देखना है। बॉर्डर बीएस है, ममता के पास है नहीं, तो कुछ बाहर से आता है। तो आप सुनिए ना, देखिए आपका मैंने सुना, आप भी मेरा सुनिए, ये तो गलत है ना, आप 2 दफा तो नहीं बोल सकते हो। तो जो चीज है, पहले तो सरकार ने ये बताया कि अर्जेंसी क्या था, ममता जो बोल रही है वो सच है या नहीं, और वो कल तो हाई कोर्ट में आ रहा है। तो आप गोधरा का बात, पुराने चीजें क्यों ला रहे हो? कंपेयर द कंपेरेबल। अभी की बात हो रही है, 20 साल पुरानी बात नहीं हो रही है। और इसका सारा ये देखिए, जो सारा शंका है, ये जो सारा डाउट इसलिए होता है कि बोथ ईडी एंड सीबीआई ये सेल्फ सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए लोगों में शंका होती है। इसलिए मैंने बोला, नॉट ओनली यू हैव टू बी जस्ट, यू हैव टू बी अपियर टू बी जस्ट। लोग अभी भी पुलिस से डरते हैं। बंगला में कहावत है, पुलिस छू लिया तो तुम्हें 18 डंडा मिलेगा। तो इसलिए पहले आपको तो ये बात बताइए, आप लोगों में इतना डर क्यों है, लोगों में इतना शंका क्यों है, और ये जो सारा काम होता है उसमें एक प्रोसिक्यूशन नहीं होता है? पहले ये तो आप बताइए, अपना रिकॉर्ड तो पहले स्ट्रेट कीजिए। अभिषेक जी। सर, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं कि आपकी शंकाएं क्या हैं? देखिए, कोई नया तो है नहीं कि ईडी और सीबीआई, जो आपने सीबीआई के विषय में बात बताई, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। जब माननीय हमारे इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उनके खिलाफ कोल स्कैम के ऊपर बड़े मजबूत सबूत सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया सीबीआई को। मैं कोट करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को, मेरे शब्द नहीं है, कि ये जो सीबीआई है ये केज पैरट है उस समय की कांग्रेस सरकार। देखिए, अब उसको आप उसके पार्ट थे, आज आप उसके पार्ट नहीं है, प्रोसीजर वही है, सेम है, और उससे ज्यादा आसान है। उस समय नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो अपने सबूत मिटाने के लिए अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर सकते थे, और आप लोग वही कर रहे हैं। तो आम जनता के पास क्या मैसेज जा रहा है? मेरा फिर से यही सवाल है, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं हम जैसे आम लोगों के लिए, कि हम सबूत किसी भी हालत में ईडी और सीबीआई के सामने नहीं जाने देंगे? क्वेश्चन इज दिस। सतीश जी, तो दिक्कत कहां, आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, यहां तक तो आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसीलिए कि हम विपक्ष पर ही कार्रवाई हो रही है, विरोध इसी को लेकर है? अगर है तो फिर वहां से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना? ये कुछ निकल ही तो नहीं रहा है। दिक्कत तो इसी बात की, कुछ निकल भी नहीं रहा है। और ये चुनाव के पहले महाराष्ट्र में आपने देखा कि अजीत पवार जी के ठिकानों पर 2 दिन पहले खूब छापेमारी होती है, एफआईआर तक की नौबत आ गई, और रातों रात अजीत पवार जी जाके बीजेपी के पाले में जब बैठ जाते हैं तो दूसरे दिन अजीत पवार जी पूरी शुद्धिकरण हो जाती है उनकी। उसके बाद कोई छापेमारी उनके यहाँ नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च होता है। तो जो ये चुनाव के पहले एक दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, तो पूरा देश जानता है कि आज के डेट में ममता बनर्जी जैसी नेता पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है, और वो दबाव में आने वाली नेता नहीं है। आपने साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना लिया, लेकिन ममता बनर्जी जी का किला आपने नहीं ढा पाया। लेकिन फिर एक तो ट्रेंड ये भी चल जाएगा ना सर। अब की बात, जिस तरीके से रोहित जी ने कहा कि पुरानी फिल्मों में पुलिस कैसी थी और नए टेक्नोलॉजी में अमित शाह जी की पुलिस कैसी है, तो ये पूरा देश देख रहा है कि अमित शाह जी की पुलिस कैसी है, अमित शाह जी की ईडी कैसी है, अमित शाह जी की सीबीआई कैसी है। ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों प्रहार करते हैं? अभी यूपी में इतने बड़े कांड हुए, वहां आपकी ईडी नहीं पहुंच रही है, मध्य प्रदेश में ईडी नहीं पहुंच रही, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कोयला का स्कैम लोगों में आ रहा है, यहाँ सोनभद्र में खनन का इतना बड़ा मामला आया, पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया ने उसको चलाया कि खनन में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मतलब हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, वहां ईडी नहीं पहुंच रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, गैर भाजपा की सरकारें हैं, और जब चुनाव नजदीक आता है तभी आपकी ईडी सीबीआई वहां कैसे पहुंच जाती है? तो ये जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जो ईडी और सीबीआई का ये तो पहले भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स पहले भी हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और केंद्र में दूसरी सरकार थी, और फिर उस तरह की कार्रवाइयां होती रहीं। सीबीआई की जांच में कई ऐसे मामले आए हैं
जो फिर से उसको खोला गया सुप्रीम कोर्ट के बाद। कई ऐसे मामले आए हैं, ये पहली बार तो है नहीं। किस्सा कुर्सी से लेकर अभी तक की कई जांच हैं जो कि संदेह के घेरे में रही हैं, ये पहली बार तो ऐसा नहीं है। देखिए, और इन सब चीजों का तो विरोध आप तब करते थे जब आप कांग्रेस के साथ नहीं थे। जी देखिए, कांग्रेस की सरकार ने ठीक है अगर कुछ किया भी होगा, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान की परिस्थिति में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चल रहा है, और दुरुपयोग ही नहीं कहा जाए, पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का कह लिया जाए कि मतलब उनको विपक्ष को डराने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। चुनावों में उनको जिस तरीके से छोड़ दिया जाता है विपक्ष को पॉलिटिलाइज करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से रोहित भाई ने बताया कि देश देख रहा है कि ममता बनर्जी ने क्या किया, तो पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी जी के साथ आप लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। चुनाव जब नजदीक आ गया, 2020 का केस था, 2024-25 आ गया, 25 बीत गया, 26 आ गया, तो 6 साल बाद आपकी आंखें खुली हैं। ये कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि जब चुनाव नजदीक आ गया है और आप उस किला को भेद नहीं पा रहे हैं, आपकी छटपटाहट बता रही है। आज का ये जो तरीका रहा आपको ममता बनर्जी जी के खिलाफ कार्रवाई करने का, ये पूरा देश देख रहा है कि आपकी छटपटाहट है कि आप किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा गाड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अभी ठीक तक है रोहित जी, आप लोगों की छटपटाहट है। बंगाल में अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में तो आपने अपने आप को वहां पर स्थापित कर लिया है। देखिए, अब मुझे यही इन दोनों की बातों से ऐसा ही विरोधाभास लगता है कि एक आदमी कह रहा है कि इनके पास पूरी प्लानिंग है, तो प्लानिंग तो हमारे पास 21 में भी थी, तो यानी चुनाव फेयर हुए ना, आप जीते, तो काहे चिल्लाते हैं ईवीएम दोषी है, चुनाव आयोग बेईमान है, क्यों चिल्लाते हैं भैया? और जब हार जाते हैं तो सब चीजें इनको विपरीत दिखने लग जाती हैं। ये खुद जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जीत के आए तो बोले जनता ने जवाब दे दिया, भगवान राम ने हरा दिया। बिहार हारते ही सुर बदल गए। दोहरी राजनीति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए सतीश भाई, आपने बड़े बड़े अच्छे चीजें गिराई उत्तर प्रदेश की। वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर बच्ची का रेप हुआ था। आपके या आपके किसी नेता के या आपके किसी विपक्षी दल के सीने में कोई सांप लौटा था? उत्तर प्रदेश में तो आप लोग सीना पीटने चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल में तो एक मैंने आपकी इबारत कहीं नहीं देखी कि कहीं किसी ने एक शब्द लिख दिया हो कि नहीं भाई साहब ये गलत हुआ। आप लोग राजनीति अवसर के हिसाब से मत किया करिए, अवसर के हिसाब से करिएगा तो दिक्कत होगी आपको। पता नहीं मुझे आप लोग क्या सोचते हैं। देश की सुरक्षा का मामला है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल देश की सुरक्षा का मामला। तो क्या सतीश भाई आपने बोला, मैंने सुना, सब्र रखिए। अरे आप भैया, आप लोगों का दिक्कत यही है कि जैसे ही मैं दुखती रख में हाथ रखता हूँ, आप लोगों का टेप रिकॉर्ड चालू है, थोड़ा सब्र रखिए सतीश भाई, मैंने आपको सुना है। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी सतीश भाई, खूब बोलिएगा, मैं सुनूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, मजे लीजिए। यही दिक्कत है आनंद भाई कि ये लोग अब जैसे ये लोग पीडीए कर रहे हैं। पीडीए का नारा कब आया? जब 2022 का फ्लॉप शो सामने आ गया। 2023 में पीडीए में कौन? मैंने तो बाकायदा डेटा दिया था आपकी डिबेट में। मुझे बताइए, किसी मुस्लिम को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो? बड़ा संकल्प प्रेम है आपका। और मुस्लिमों के नाम पे आपको केवल एक ही व्यक्ति दिखता है, एक ही कौम दिखती है। राहुल गांधी जिस कौम से आए वो विलुप्त होने की कगार पे है, वो आपको अल्पसंख्यक नहीं दिख रही है, उसके वो भले के नहीं सोच रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप लोग। क्या किया है आपने? 2014 के पहले 59.1% लिटरेसी थी जिस कौम की आप हिमायत करते हैं, और 2025 में 79.5 है। डेटा जाके देख लीजिएगा। ये किया है आपने उस कौम के साथ। कभी भले नहीं हुए आप उनके, कभी उनको मुख्य धारा में नहीं आने दिया। ये आपकी समस्या है। आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपको लगता है ये मुद्दा आया है, लपक लो। अच्छा, आप जो बार बार कह रहे हैं समय गलत है, टाइमिंग गलत है, मतलब हम चुनाव के बाद रेट डालती वो ईडी तो सही रहता, तो आप खुश रहे थे। चुनाव हो गया भैया, ठीक है। ये कौन सी नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना रोहित जी, एक आरोप, एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस तरह की स्थितियां लाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी तैयारी है। अगर ये करना होता तो कितनी चीजें हुई, मुझे बताइए। क्यों सदन में जो है खड़े होकर के अमित शाह जी ने चिल्लाया कि ममता बनर्जी हमें जो है, इसी साल की बात है 25 की, लास्ट सदन में जब उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी वहां पे फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही, हमें जमीन नहीं दे रही है,
देश की सुरक्षा की बात करते हैं आप लोग बात करते हैं। जिन्होंने इतना उन्माद किया, माफियाओं को सदन में पहुंचाया, उनको माननीय बनाया, आप सुरक्षा की बात करते हैं। और सुनिए, आप कह रहे हैं कि मतलब एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। आनंद भाई, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी को पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने एक सीट के लिए फोन किया था कि ये सीट हमें किसी भी हालत में जीतनी है। बैठे हैं अभिषेक भाई, अगर गलत कह रहा हूं तो बोल दें। इस तरह से आप तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए थे। अतीक अहमद ने पुलिस वालों को बंद करके मारा था, मुलायम सिंह यादव ने फोन किया था मुकदमा नहीं दर्ज होगा। क्या बात करते हैं आप लोग? आपको याद है वो क्या नाम है, ये पश्चिम यूपी के जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, आजम खान ने फोन करके कहा था, मैं उस समय मीडिया में था, कि कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, और कप्तान रो रहा था कि भाई साहब मैं बिल्कुल असहाय हूं, मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता। ये आपकी राजनीति रही है, ये जनता ने देखा है। और आप कह रहे हैं ठीक है जनता जवाब देगी, आपको तो दे रही है, आपको तो खुद समझ में आ जाना चाहिए आपने क्या किया। हाँ, दे रही है ना 2 बार। ये चीजें हैं, लेकिन इस ये भी तो है ना, अभी आपने उस पश्चिम बंगाल के उस डॉक्टर के रेप का मामला भी आपने इसमें जोड़ा, उसके बारे में भी बात की। जो एसआईटी और कोलकाता पुलिस जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, उसी निष्कर्ष पर सीबीआई भी रही, कहां कुछ और इससे जुड़ा? बात मैंने आपसे क्या कहा, वही है कि आपने विरोध किया, तूल जरूर बनाया जाता है, सवाल जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन फिर मैंने क्या कहा, ये एजेंसीज जो है वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती, और ये बार बार उठता है। ईडी की हर कार्रवाई के बाद के समय ये सवाल जरूर उठाया जाता है कि ईडी जितनी कार्रवाइयां कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन रेट क्या है उसका। हजारों मामले हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट अभी तक 1 से 2% भी शायद नहीं है। देखिए होता क्या है आनंद भाई, सबूत जुटाने में, चीजों को लाने में एक समय पीरियड लगता है। आज भी कोल जो इनका घोटाला था उसके लिए तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जब्तीकरण आज भी चल रहा है ना। जैसे जैसे क्लू मिलता है, जांच के पास अधिकारी पहुंचता है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब आपके पक्ष में जाता है तो आप खुश होते हैं, आपके विपक्ष में जाता है, और मैं आनंद भाई बड़े बड़े आपको एक मतलब विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप लोग जिसको भारत सरकार की एजेंसी कह रहे हैं वो भारत गणराज्य की एजेंसी है। आप लोग क्यों सरकार से जोड़ रहे हैं? वो भारत गणराज्य की एजेंसियां हैं। आप भाई साहब, टीएन सेशन को यह बात कहनी पड़ी थी नरसिम्हा राव से कि मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत गणराज्य का चुनाव आयुक्त हूं। आपकी सरकार ने इतना प्रेशर डाला था। क्या बात करते हैं आप लोग? किस मुंह से इतिहास पढ़ के आते हैं? और इतिहास पढ़ के आया करे तो आपको आईना साफ दिखेगा भाई साहब। सुब्रत मुखर्जी जी, क्या जांच से डर है? कोल घोटाले का मामला या तार जो है वो टीएमसी से जुड़ रहा है, उससे डर है, या टाइमिंग को लेकर ही संशय है कि इस समय अभी नहीं होना चाहिए था, चुनाव के बाद फिर इसकी जांच की जो बात है वो आगे बढ़ाएं? देखिए, कोई भी दोषी हो उसको सजा होना चाहिए जी, पर सरकार जिस तरह जाती है इसका इरादा में बहुत सारे गड़बड़ नजर आता है। एक देखिए, आसाम में जो रूल है वो बंगाल में नहीं है, जो बिहार में है वो बंगाल में नहीं है। पहले आप एक अपना फ्रेमवर्क तो बनाइए, केस कहाँ क्या लेना है, क्यों ले रहे हो, उसका एक एक्सप्लेनेशन तो आप दीजिए। ये जो सिलेक्टिव चीजें हैं, कुछ भी लेके आप पकड़ के कर लो, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकती। एक सिस्टम काम करता है, उसमें एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। देखिए, आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा, इंडिया में गवर्नेंस क्राइसिस है। कोई भी चीज में हमें मान्यता नहीं मिलती है। आप बड़े बड़े बात कर रहे हो पर एक चीज नहीं बोल रहे हो, आज का जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 2013 से कम है। जितना मुद्रास्फीति हुआ है उसमें लोगों की परेशानी बढ़ी है, उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ आइए, आप बंगाल की स्थिति देखेंगे और बाकी राज्य को देखेंगे, कंपेरेबल बंगाल की स्थिति ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ आपको एक चीज तो सोचना पड़ेगा, जो एक चीज जो आप कर रहे हो वो 4 महीना बाद आप करते तो क्या दुनिया बदल जाती है? नहीं बदलती है। हर चीज में हम राजनीति करेंगे, नेशनल हेराल्ड केस को लेके भी चलाते जाएंगे, उससे हमारी लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होता, लोगों का परसेप्शन नहीं है। आप पूरा इंटरनेशनल एजेंसी को देखिए, हमारी स्थिति क्या है, प्रेस का स्थिति क्या है, लोकतंत्र का क्या है। अब बाहर लोग इंडिया को बोलते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी,
ये परिचय मैं है आपको हमारा। लोकतंत्र की स्थिति तो बता अच्छी रहा हूं तरह मैं। एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आज कोई है, ना कल भाई। और कोई आएगा, पर इतिहास लोकतंत्र का की एक प्रोसेस स्थिति ये होता है। सुब्रत देश भाई, को एक तरह आगे बढ़ाना होता है। नहीं, वो अगर दिशा तो ऐसा आप अगर ऐसा दिखाइए। होता तो पश्चिम बंगाल में भी स्थितियां बदली होती। सुब्रत भाई, अगर जो है जैसी जैसे बातें आप कर रहे हैं, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे। 2022-23 में 20 करोड़ रुपए नगद किलो के हिसाब से सोना, किलो के हिसाब से चांदी पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही होगी इनको, मुझे पता है। 41 लाख रुपए 3 जनवरी उसका को जवाब पकड़े दे गए, रहे हैं नहीं सुब्रत जी, पकड़े जवाब गए। दे रहे हैं जल्दी से सुब्रत 3 साहब। करोड़ की कन्विक्शन संपत्ति रेट का बताइए। चार्ज से क्या अरे होता है? अभी- आप तो कुछ भी चार्ज लगा अभी तो लो। ममता बनर्जी फाइल लेके भाग रही हैं, अभी उनको पकड़े पहले आप हम। कन्विक्शन बोलिए, कन्विक्शन। अरे मैं कह तो रहा हूं, अभी जेल तो पहले में है, उनको पकड़े, बाहर फाइल है। लेके भाग रही हैं। क्या भाग गई भाई? दोषी नहीं कहीं तो- भी भागे ना, वो कोई चोर जेल नहीं में था, काय है, लेके भाग बाहर गई? है। सरकार आप कन्विक्शन तो बताइए, केस बताइए। पॉइंट डालना चाहता हूँ। ये अभिषेक तो जी। हवा वाली बात हो रही है। अभिषेक जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट अपने जितने भी पॉलिटिकल साथी हैं इनके सामने डालना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक्यूजिशन आपने की, उसके ऊपर जजमेंट नहीं आया। आप में से कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बात करी हो, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बात करी हो? अब वापस आते हैं मुद्दे पे। देखिए, परसेप्शन सुब्रतु भाई यही बन के आ रहा है कि आप लोगों ने अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया है। और अगर बात करी जाए प्रेजेंट रूल के लिए, एक बीजेपी जो है एक बैकग्राउंड बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं उन्होंने तो बहुत कम बातों पे प्रेजेंट रूल लाए हैं स्टेट्स पे। आप बताइए, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था 92 में, तो बीजेपी की 5 स्टेट्स में सरकार थी जो सारी बर्खास्त कर दी गई, जबकि गलती केवल यूपी की थी। और आपका प्रदेश जो है सुब्रतु जी, मैं बहुत क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वो सिविलाइजेशनल स्टेट है। वहां से देश के लिए सिविलाइजेशन निकली है। कलकत्ता हमारे देश की कल्चरल राजधानी, और वहां पे आज से नहीं, जो बदलाव देखा गया वहां पे डेमोग्राफी का, 1905 में अंग्रेजों ने देख लिया था, तब डिवाइड कर दिया था उसको। और ये पश्चिम बंगाल जिसे आज हम कहते हैं ईस्ट बंगाल, कौन सा है? जो ईस्ट बंगाल है वो आज का बांग्लादेश है। और अब वहां की स्थिति देख लीजिए। और वहां से जितने भी प्रवासी आते हैं, आप गुड़गांव में जाइए, आप, मैं कहता हूँ जम्मू जाइए, वहां पे भी आपके को वहां के प्रवासी मिल जाएंगे। और उनके पास, सबके पास आधार कार्ड मुर्शिदाबाद के। ऐसा कैसे हो रहा है सर? और आप गेटवे है, आपकी जिम्मेदारी ये हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार है। आधार का जो है वो केंद्रीय सरकार देखता है। मेरे यहाँ पे आप पहले बोलिए, वो मुर्शिदाबाद पहुंचे कैसे? बीएसएफ क्या कर रहा है? गार्ड क्या दे रहा है बॉर्डर को? घुसपैठ क्यों हो रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है बॉर्डर? अब ये तो पहले बताइए। नहीं, आप जो बात कर रहे हो, होम मिनिस्ट्री, सरकार के द्वारा छापेमारी करी गई। होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ममता के पास नहीं है। और उसमें और अगर उनकी पहचान हो रही है तो उस पर भी ऐतराज है। यहाँ का एक लीडर है टीएमसी का, जिसकी यहाँ से सुरंग मिली है बांग्लादेश तक। आपने क्या किया उसके लिए सर? आप ही की सरकार ने पकड़ा है। चलिए, इसके लिए आपका साधुवाद है। एक बड़ा तार हर जगह से पश्चिम बंगाल का तार क्यों जुड़ता जा रहा है? ये क्या चिंता की बात नहीं है टीएमसी के लिए, सुब्रत मुखर्जी साहब, आपके लिए या ममता जी के लिए, कि शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर से घोटाला सामने आ रहा है, नारदा शारदा का मामला सामने आ रहा है, और अब कोल घोटाले का तार भी टीएमसी से जुड़ रहा है, आईपेक्स से होते हुए अब इसको आईपेक्स से जोड़ते हुए हवाला से जुड़ रहा है। ये चिंता की बात तो होनी चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर लिंक है, तभी तो वहां पर पहुंच रहा है, जांच एजेंसीज वहां पर पहुंच रही है। आपको पहले ही बताया, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी राज्य बराबर की जो है उससे अच्छा है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का रिपोर्ट है।
आप हमारे पहले ये यहाँ नौकर देखिए, हैं, बिहार का हालत पश्चिम है, उत्तर उत्तर प्रदेश और का हालत हरियाणा है, में मध्य प्रदेश का हालत है। सारे बंगाली हैं। आपका अभी क्या हो गया? मध्य प्रदेश में जो पानी में कितने लोग मर गए, वो आप उसके टॉपिक बारे से में जा आप रहे लोगों हैं, ने सर। कुछ आप किया? टॉपिक को चेंज कर रहे हैं सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में ममता बनर्जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उन्होंने कम्युनिस्ट राज को, जो बहुत ही क्रिमिनल कम्युनिस्ट राज था, उसके खिलाफ वो अकेली लेडी लड़ी और वो लेके आई। हम लोगों ने उन्हें भरोसा दिया, हम जैसे लोग उनके लिए चेयर किया करते थे, भले ही वोट ना करते हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की इतनी खराब स्थिति क्यों बनी कि खराब कहाँ है? मैं यही तो बोल रहा हूँ। जिसके आप हिमायती आप बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स तो वो देखिए, देश आपका में मध्य नौकर प्रदेश का बन हाल रहा है, कितना दर-दर खराब क्यों है? भटक रहा है। उत्तर प्रदेश का क्यों रोजगार के खराब लिए। है? हमारे उत्तर प्रदेश में अरे मैं बता जो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश अपनी ही जनसंख्या को खराब है। रोजगार आप तो देने के पढ़ते, काबिल आप नहीं पढ़ है। के देखिए यहाँ पे ना, पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान सेंट्रल नौकरी एजेंसी मांगने से में रिपोर्टिंग है क्यों लॉ पड़ा एंड ऑर्डर का, झोपड़ियों में। बंगाल काफी आगे है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से। कैसे आप ये सतीश जी। बताइए, कैसे एक प्रोजेक्ट बताइए बंगाल आपके के यहाँ एक है। स्थिति सतीश जी को भी, बहुत अच्छा सतीश जी है। भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी रोहित जी आ रहे हैं, सतीश जी भी कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, आप भी उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सतीश बहुत जी। सौहार्दपूर्ण डिबेट चल रहा है और हर प्रवक्ता जो है अपना अपना बात बड़ी मुस्कुराहट के साथ रख रहा है। एक रोहित भाई है, रह के थोड़ा गुस्से में आ जा रहे हैं, तो पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि एक गिलास आप पानी पीजिए। एक कहावत है पूर्वांचल में कि सूप तो सूप बोले चलनी जिसको 72 तो छेद। तो अब ये बलात्कार पे बात कर रहे हैं। और रही बात इनकी पीडीए का जो उन्होंने उठाया है, तो मैं समझ सकता हूँ 2024 में पीडीए ने इतना गहरा चोट पहुंचाया है। जिस राम मंदिर को लेकर आप पूरे देश में अपना वो कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे, उस अयोध्या से भी पीडीए ने हराया है। और 2027 में भी यही पीडीए आपको उत्तर प्रदेश से हराएगी। रही बात बलात्कार का जो आपने मुद्दा उठाया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में आप जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आपके विधायक बलात्कार के। ठीक है, आप एक लाइन में एक सतीश जी एक चीज बता दीजिए कि कार्रवाइयां होनी चाहिए अगर कहीं पर भी कुछ लूप होल्स होते हैं, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पार्टी देखकर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई जात देखकर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई धर्म देखकर नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो दोषी चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, वो दोषी चाहे किसी जात का हो किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप जात देखकर कार्रवाई करेंगे, धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे, पार्टी देखकर कार्रवाई करेंगे, तो यह देश की जनता सवाल उठाएगी। ठीक है, सवाल उठ रहे हैं। रोहित जी, एक मिनट, कंक्लूडिंग कमेंट आप दे दीजिए। वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, समय बहुत कम है, इनको आईना दिखा दें। महाराष्ट्र नंबर 1 की जीडीपी है 42.67 लाख करोड़ के साथ 13.3% पे। तमिलनाडु नंबर 2 है, कर्नाटका नंबर 3 है, डेटा दे सकता हूँ, समय आपके पास कम है। गुजरात नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश नंबर 5 है और वेस्ट बंगाल इसके पास है। आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कौन सा इतिहास, कौन सा, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग क्या डेटा पढ़ के आते हैं और मेरे सामने गलत लेके चले जाते हैं। तो कम से कम थोड़ा तो डेटा के मामले में मेरे सामने तो सजग रहा करिए भाई साहब। दूसरी बात, अभिषेक भाई ने कहा, अभिषेक भाई ने राष्ट्रपति शासन की बात करी। राष्ट्रपति शासन आपको बहुत अच्छे से पता है अभिषेक भाई, सबसे पहले 1951 में लगा, पंजाब में लगा। इनकी सरकार में 114 बार लगा, बीजेपी की सरकार रहते हुए केवल 11 बार लगा। तो किसने संविधान का ज्यादा हनन किया, मुझे बताया जाए। और सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा, 26 बार। अरे कौन से आप लोग इतिहास और डेटा पढ़ के आते हैं भाई साहब। थोड़ा डेटा मजबूत करिए, थोड़ा परिपक्व होइए। अभी आपको राजनीति में भी परिपक्व होने की जरूरत है और मेरे सामने डेटा में तो है ही है। कम से कम डेटा उल जुलूल मत दिया करिए। पश्चिम बंगाल आपका उत्तर प्रदेश से पीछे है भाई साहब, और परसेंट अगर बताइए तो परसेंट भी बता दूं, कितने परसेंट से पीछे है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही था इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुब्रत मुखर्जी साहब, प्रवक्ता टीएमसी रोहित सक्सेना जी, नेता बीजेपी सतीश मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, और डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत धन्यवाद। बंगाल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और इस ईडी के आईपैक पर रेड के बाद बिसात एक तरह से कह सकते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव की बिछ गई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।